रामपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी सीता और बेटी राधा के साथ रहता था। वो एक मेहनती और ईमानदार किसान था। एक दिन मोहन खेत जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी राधा दौड़ते हुए आती है। बाबा, मुझे इस बार नए कपड़े चाहिए। मेले में सबके पास अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, मेरे पास तो वही पुराने हैं। चिंता मत कर मेरी बच्ची, इस बार फसल अच्छी हुई है तो तुझे मैं नए कपड़े जरूर दिलवाऊंगा। राधा खुशी से उछलती है और फिर घर की ओर भागती है। मोहन मुस्कुराता हुआ खेत की ओर बढ़ता है। तभी जमींदार के दो आदमी आ जाते हैं। ओ मोहन, सेठ जी ने पैसे देने के लिए कहा है, बहुत दिन हो गए कर्ज दिए। भाई बस कुछ ही दिनों की बात है, हमारी फसल तैयार हो गई है। जैसे ही काटूंगा वैसे ही पैसे लेकर सेठ जी को दे दूंगा। आप उनसे कह दीजिएगा, चिंता ना करें। बहुत दिन से यही सुन रहे हैं हम। सेठ जी अब और इंतजार नहीं करेंगे, अगर जल्दी पैसे ना मिले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहन चिंता से सिर झुका लेता है। आदमी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। फसल तैयार हो चुकी थी। मोहन और सीता खुश थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है मोहन। अब हम कर्ज भी चुका सकेंगे और राधा को अच्छे कपड़े भी दिला सकेंगे। हाँ सीता, इस बार हमारी मेहनत रंग लाई है। बस 2 दिन में फसल काट कर बाजार में बेच देंगे। उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश तूफान का रूप ले लेती है। मोहन और सीता झोपड़ी के बाहर खड़े होकर घबराई निगाहों से खेत की ओर देखते हैं। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं कर सकते सीता, ये कुदरत का कहर है। सुबह होते ही मोहन खेत जाता है। वहां की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरी फसल पानी में बर्बाद हो चुकी थी। वो घुटनों के बल बैठ जाता है। अब हम क्या करेंगे सीता, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। राधा को भी नए कपड़े दिलाने का वादा किया था, कर्ज कैसे चुकाऊंगा। मोहन, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पर अब सेठ जी को क्या जवाब दोगे? वहीं पास में खड़ा जग्गू कहता है। भाई तू अकेला नहीं है, आधे गांव की फसल तबाह हो गई है। अब सेठ जी के आदमी फिर से सिर पर सवार होंगे। तभी अचानक जमींदार के आदमी फिर आ धमकते हैं। मोहन, सेठ जी ने कहा है कि अब और मोहलत नहीं मिलेगी। आज ही पैसे दो, वरना खेत तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। भाई हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमें कुछ दिन का और समय दे दो। भगवान के लिए मैं मेहनत करूंगा, किसी तरह पैसे चुका दूंगा। ये सेठ जी का फैसला है, हम कुछ नहीं कह सकते। कल तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा खेत हमारे हवाले समझो। मोहन बेबस होकर सेठ जी के पास आता है और उनके पैरों में गिरकर मोहलत मांगता है। सेठ जी, हमारी फसल तबाह हो गई, हम बर्बाद हो गए। बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं किसी भी तरह मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। मोहलत पहले ही कई बार दे दी है मोहन, लेकिन देख रहा हूं तुम्हारी हालत सच में दयनीय है। चलो तरस खाकर तुम्हें आखिरी बार 6 महीने का वक्त दे रहा हूं, मगर याद रखना, अगर एक भी दिन ऊपर हुआ तो तुम्हारी जमीन और घर दोनों मेरे हो जाएंगे। मंजूर है तो बोलो। सेठ जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं आपकी हर शर्त मंजूर करता हूँ। बस भगवान इतना कर दे कि अगले 6 महीने में अच्छी फसल हो जाए। इतना कहकर मोहन जाने लगता है। तभी जमींदार का आदमी मोहन से कहता है। मोहन, सोच समझ कर फैसला लेना, ये सेठ अपनी बात से मुकर भी सकता है। अगर वक्त पर कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो भी होगा मैं अपनी मेहनत से कर्ज चुकाऊंगा। मेरी जमीन ही मेरी आखिरी उम्मीद है, उसे मैं किसी भी हाल में बचाऊंगा। जमींदार का आदमी उसे घूरता है और वहां से चला जाता है। मोहन गहरी चिंता में डूबा खड़ा रह जाता है। फिर वो घर की ओर लौटता है, मन में चिंता और असमंजस का बोझ लिए। जैसे ही वो रास्ते में बढ़ता है, अचानक तेज आंधी और तूफान उठने लगता है। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई। अब और कितनी परीक्षाएं बाकी हैं। बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगती है। मोहन किसी तरह भागते हुए अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर घुसते ही सीता घबराई हुई उसके पास दौड़ती है। मोहन, जल्दी आओ,
राधा को तेज बुखार हो गया है, उसका शरीर तपा जा रहा है। वो तेजी से राधा के पास आ जाता है, उसका माथा छूता है। अब क्या करें सीता, हमारे पास तो दवा के लिए पैसे भी नहीं है। नहीं मोहन, उसकी हालत बिगड़ रही है। देखो, उसकी सांसें कितनी तेज चल रही है, उसके होंठ भी सूख गए हैं। कुछ तो करना ही होगा। माँ, बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी राधा, कुछ मत सोच, बस आंखें बंद कर ले। हाँ नहीं, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं अभी जाकर वैद्य जी से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। मोहन, इतनी रात को बाहर तूफान है। मेरी बेटी की जान ज्यादा कीमती है, अगर कुछ और ना मिला तो मैं अपने हल गिरवी रख दूंगा, पर राधा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। पर महाजन पहले ही हमें धमकी दे चुका है, अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो वो हमारी जमीन भी छीन लेगा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत मेरी बच्ची, मैं हूं ना, मैं अभी आता हूं और तेरे लिए दवा लेकर ही लौटूंगा। गांव की पगडंडी पर मोहन बदहवास दौड़ रहा था। तभी गांव के कुछ लोग अपने घरों से झांकते हैं। अरे मोहन, इस तूफान में कहाँ भागा जा रहा है? लगता है फिर कोई नई मुसीबत आ पड़ी है उस बेचारे पर। पहले सूखा, फिर बाढ़, और अब। मोहन भागते भागते रुकता है। बाबा, मेरी राधा बहुत बीमार है, बुखार कम होने का नाम भी नहीं ले रहा। मुझे वैद्य जी के पास जाना होगा। बेटा, इतनी रात को बारिश भी बहुत तेज हो रही है, और तू जानता है ना, वैद्य जी का घर गांव के दूसरे छोर पर है। इस तूफान में जाना आसान नहीं होगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी राधा। नहीं बाबा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ता है। वो हाफते हुए वैद्य जी के घर पहुंचा। वैद्य जी, कृपया करके मेरे साथ चलिए, मेरी राधा बहुत बीमार है, उसका बुखार बहुत तेज है। इतने रात को इस तूफान में? मोहन, हालत कितनी खराब है? बहुत खराब है वैद्य जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। वैद्य जी तुरंत अपनी दवाई की पोटली उठाते हैं और मोहन के साथ उसके घर की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही वे राधा की नब्ज टटोलते हैं। बुखार बहुत तेज है, इसे तुरंत दवा की जरूरत है। मैं कुछ जड़ी बूटियां लिख देता हूँ, इन्हें लाकर तुरंत काढ़ा बनाकर पिलाओ। वे एक कागज पर दवाइयों के नाम लिखते हैं और मोहन को थमाते हैं। मोहन, मैं तुमसे कुछ फीस नहीं लूंगा, तुम्हारी हालत जानता हूँ, लेकिन दवाई तो लानी ही पड़ेगी, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर वे अपना झोला उठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। मोहन हाथ में पर्ची लिए खड़ा रह जाता है। अब दवा कैसे लाऊं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं बचा। सीता ने एक पुरानी गठरी निकाली जिसमें कुछ गहने रखे थे। मोहन, ये गहने ले लो, शायद इससे कुछ पैसे आ जाए राधा के इलाज के लिए। सीता, इतने गहनों से डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च पूरा नहीं होगा, लेकिन तेरी ये ममता, ये हिम्मत मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मोहन ने जल्दी से राधा को अपने कंबल में लपेट लिया। तभी ढोल बजने की आवाज आती है। गांव के चौपाल पर राजा का सैनिक आता है। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने घोषणा की है कि इस राज्य में जो भी किसान सबसे बेहतरीन फसल उगाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। विजेता को सोने की मुद्राएं, नई जमीन और सम्मान से नवाजा जाएगा। गांव में हलचल मच जाती है। सभी किसान एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ जोश से भर जाते हैं और कुछ तो संदेह में पड़ जाते हैं। ये तो वो मौका है भाइयों, अब मेहनत का असली इम्तिहान होगा। सीता, हमें अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमारी बेटी के लिए, हमारे भविष्य के लिए हम अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। हाँ मोहन, इस बार हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। हाँ, इस बार हम सब मेहनत करेंगे और राजा को दिखाएंगे कि मेहनत का असली फल क्या होता है। ये सुनकर मोहन के भीतर बुझ चुकी उम्मीद की चिंगारी फिर से जल उठी। उसने अपनी आखिरी बची जमीन को तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में फसल अच्छी हो जाती है।
सीता देखो, इस बार भी हमारी मेहनत रंग लाई है। हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ मोहन, भगवान की कृपा रही तो इस बार हमारा जीवन संवर जाएगा। तभी अचानक खेतों से अजीब सी आवाजें आने लगती है। घास चरने और हड्डी कड़कने की आवाजें सुनाई देती है। मोहन चौंक जाता है। ये कैसी आवाजें हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से मशाल जलाता है और खेत की ओर भागता है। वहां पहुंचते ही उसका दिल दहल जाता है। जंगली भैंसा उसकी फसल को रौंद रहा था। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? हटो यहाँ से, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मोहन जलती हुई मशाल लेकर दौड़ता है और भैंसे को भगाने की कोशिश करता है। वो मशाल लहराता है, लेकिन भैंसा घुर्राने लगता है और भी आक्रामक हो जाता है। मोहन, ये जंगली भैंसा बहुत खतरनाक है, इससे अकेले मत भिड़ो। अगर इसे नहीं भगाया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं हार नहीं मान सकता। वो हिम्मत जुटाकर मशाल को हवा में घुमाता है। आग की लपटें देखकर भैंसा पीछे हटने लगता है। भगवान का शुक्र है, अगर मैं एक पल भी और देर करता तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर अपनी फसल को देखता है तो उसकी आंखों में दुख उतर आता है। भैंसे ने आधी से ज्यादा फसल नष्ट कर दी थी। हिम्मत मत हार मोहन, अभी भी कुछ बचा है। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। मोहन अपनी फसल को देखता है, फिर दूर सोती हुई राधा को याद करता है। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद जाग उठती है। मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक एक भी पौधा बचा है, मैं उसे राजा की प्रतियोगिता के लिए तैयार करूंगा। मोहन फसल को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। अगले दिन राधा की हालत और बिगड़ गई। मोहन वैद्य जी के घर पहुंचता है। वैद्य जी, कृपया करके कुछ दवाई और दे दीजिए, मेरी बेटी मर जाएगी। मोहन, बिना पैसे के मैं दवा नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूं। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए घर लौटा और देखा राधा बेसुध पड़ी थी। सीता रो रही थी। कुछ करो मोहन, हमारी बेटी, हमारी राधा। मोहन ने अपनी अधपकी फसल की ओर देखा। अगर मैं इसे काटकर बेच दूं तो कुछ पैसे मिल सकते हैं, राधा का इलाज हो सकता है। लेकिन अगर फसल गई तो राजा की प्रतियोगिता में हार जाऊंगा और फिर कभी जमीन नहीं बचा पाऊंगा। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं क्या करूं? तभी रामू काका आते हैं। मोहन को देखकर उसकी हालत समझते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं। मोहन बेटा, ये लो कुछ पैसे। तुम चिंता मत करो, राधा का इलाज करवा लो। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। काका, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। धन्यवाद। मोहन बाजार जाकर दवाई लाता है और राधा को देता है। कुछ ही दिनों बाद राधा ठीक होने लगती है। फिर कुछ दिन बाद सभी की फसल पक जाती है और राजा फसल का निरीक्षण करने आते हैं। जब राजा मोहन की फसल को देखते हैं, ये फसल तो सबसे बेहतरीन है। मोहन, तुम्हारी मेहनत को हम सराहते हैं। तुम्हारी ये सफलता हमारे लिए गर्व की बात है। तुम्हें ढेर सारे इनाम मिलेंगे, जो तुम्हारी कड़ी मेहनत का सही पुरस्कार होगा। धन्यवाद महाराज, ये मेरे और सीता दोनों की मेहनत का परिणाम है। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है। महाराज, मोहन की मेहनत से ये फसल सचमुच अद्भुत हुई है। हम दोनों ने इस खेत को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। तुम्हारे शब्दों में सचमुच कुछ खास बात है सीता, लेकिन जब हम बाकी फसलों को देखते हैं तो मोहन की फसल की जो गुणवत्ता है वो किसी और से मेल नहीं खाती। ये दाने इतने मोटे और मजबूत हैं जैसे किसी भी दूसरे खेत में नहीं होते। महाराज, मुझे तो लगता है कि ये सब आपका आशीर्वाद है। अगर आप ना होते तो हम कभी भी इस हद तक नहीं पहुंच पाते। अब से ये राजघराने की खेती का हिस्सा बनेगा। अगली बार से जो भी खेती होगी हम मोहन को ही बुलाएंगे उसे संभालने के लिए। तुम्हारी मेहनत से ही हमारा राज्य समृद्ध रहेगा। ये सिक्के तुम्हारी मेहनत का प्रतीक है। अब न केवल मेरी जमीन बची है, बल्कि मेरे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। आज से हम खुशी खुशी रहेंगे, मेहनत और ईमानदारी से। ये पैसे अब हमें हमारे संघर्ष का सही फल देंगे।
मोहन वो पैसे लेकर जमींदार के घर की ओर बढ़ता है। जमींदार साहब, ये रहे आपके सारे पैसे। अरे मोहन, तुम तो पहले कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे अब मेरे अपने हैं। अब मुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है। आज मैं अपना पूरा कर्ज चुका रहा हूँ और अपनी जिंदगी को फिर से सही रास्ते पर ला रहा हूँ। तुमने तो मुझे चौंका दिया मोहन। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को अब मैं समझता हूँ। आज तुमने मुझे ये साबित कर दिया कि अगर इंसान सही रास्ते पर चले तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। धन्यवाद जमींदार साहब, ये सब मेरे और मेरी पत्नी सीता की मेहनत का फल है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और अब हमें खुशी खुशी अपना जीवन जीने का मौका मिला है। मोहन घर लौटकर सीता को दिखाता है और सीता खुशी से उसकी ओर दौड़ती है। मोहन, तुमने तो हम सबका जीवन बदल दिया। हमारी मेहनत और आस्था से ही ये सब संभव हुआ है। अब हम खुशी खुशी रहेंगे और अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। तभी रामू काका आते हैं। देखो मोहन, तुम्हारे संघर्ष ने हमें सिखाया है कि हार मानने का नाम नहीं है। अगर तुझ जैसी मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। रामू काका, ये सफलता मेरी नहीं, हम सबकी है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो ये गांव फिर से फल फूल सकता है।